हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लस टीचिंग एग्जाम। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। हम फिलहाल सेशन को शुरू करते हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के ही बेसिकली ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे। बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 16 से देखिएगा। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 15 तक हमने कल देखा था, उसके आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द कंट्री दैट डज नॉट फॉल विद इन द एशियन टाइगर इकोनॉमीज। ठीक है, ये क्वेश्चन कल का ही है, लेकिन फिर भी जो लोग आज कनेक्टेड हों उसे देखें। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जो एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाओं में नहीं आता है। एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाओं में नहीं आता है, ये बताना है। क्वेश्चन देखिए आप फिर से क्या कह रहा है कि नेम द कंट्री दैट डज नॉट फॉल विद इन द एशियन टाइगर इकोनॉमीज। ठीक है, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया और बर्मा हो गया। तो जो सही आंसर था वो था आपका बर्मा। और इसमें जो चौथा बेसिकली कह सकते हैं देश है या कंट्री है, वो हो जाएगा आपका ताइवान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैन MAN is a network of computers installed at various locations within a wide defined area such as a city. The full form of MAN या man is। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर यही है, ये आपका ICT का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, MAN मैन एक विस्तृत निश्चित क्षेत्र जैसे कि शहर के भीतर विभिन्न स्थलों पर स्थापित कंप्यूटरों का एक क्या है, जाल है। तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है कि MAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। 9 बजे से कल से क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, केवल आज का थोड़ा सा इशू था और क्लासेस जो है कल से 9 बजे से शुरू हो जाएंगी। तो सही आंसर देखिए, मैन के लिए MAN के लिए क्या है, सही आंसर आज हो जाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली ये जो मैन है ये लोकल एरिया लैंड और ये आपने सुना होगा वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली लैंड से क्या है, बड़ा है, पर वैन से छोटे एरिया को कवर करता है। MAN की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ICT। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में से सम्मिलित नहीं है। 4 बेसिक डायमेंशंस की बात हो रही है ICT के, तो कौन सा नहीं है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हो तो वहां पर जहां पर नहीं है उसको अलग से आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे। तो ठीक है, हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की बात हो रही है, ए सही हो गया है। ठीक है, सीता। हाँ जी, 17 का ए सही था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 बेसिक डायमेंशन ऑफ ICT। 4 आधारभूत आयामों की बात हो रही है ICT के, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ जी, सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है सी, एटीट्यूड। इसमें जो डायमेंशन है आपके स्किल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और ह्यूमन रिसोर्स होगा, लेकिन एटीट्यूड जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 19, द फॉर्मेट developed by Likert is widely used for asking questions to measure which of the following traits। लिकर्ट की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप का व्यापक उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मतलब बेसिकली किसको मापने के लिए हम लिकर्ट का प्रयोग करते हैं, या इसमें जितने भी आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स रखे जाते हैं वो किसको मापने के लिए रखे जाते हैं। गुड इवनिंग, हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। एटीट्यूड के लिए, पर्सनालिटी के लिए, मॉडल के लिए, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो लिकर्ट की किसकी बात कर रहे हैं हमने। लिकर्ट बेसिकली क्या है, रेटिंग, इसके द्वारा रेट किया जाता है अगर इसकी बात करें तो
तो किसको हम रेट करते हैं? किसी भी व्यक्ति या बच्चे के पर्सनालिटी की अगर हम बात करें या पूरे व्यक्तित्व की बात करें तो किसको मेजर किया जाता है? लिकर्ट के द्वारा। 19 का ए, हाँ जी, एटीट्यूड को, ठीक है, एटीट्यूड या मनोवृत्ति को किस रेटिंग स्केल के द्वारा मेजर करते हैं या मापते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये रिसर्च का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है? मात्रात्मक चर कहेंगे इसको या क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे? एज है, टेम्परेचर है, इनकम एंड हाइट है, ठीक, ग्रेड, पॉइंट, एवरेज, एंजाइटी लेवल एंड रीडिंग परफॉर्मेंस। सी है सेक्स, रिलीजन एंड एथनिक ग्रुप। क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात हो रही है, क्वालिटेटिव की नहीं। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया जहां पर मात्राओं के द्वारा हम किसी चीज को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं या शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा होगा? 20 का सी आंसर नहीं होगा। बात हो रही है, कहा ना यहाँ पे क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसमें मात्राओं का प्रदर्शन हो रहा है। तो मात्रा की बात करें तो फिर एज, टेम्परेचर, इकोनॉमी, इनकम एंड हाइट में भी हम मात्रा दिखाते हैं। एज है 20 साल, 50 साल हो गया, टेम्परेचर कितना डिग्री है, उसके अलावा इनकम भी अंकों में दिखा सकते हैं, हाइट को भी हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं। ग्रेड, पॉइंट, एवरेज, एंजाइटी लेवल एंड रीडिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिलहाल जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखिए सही होगा, जिसको कि हम अंकों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। डी देख लीजिए किसका है, वो सही होगा। क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है। क्लास का टाइम आपका 9 से 10 ही है। किसी वजह से ये टाइम थोड़ा चेंज हुआ था। अब कल से क्लासेस 9 से 10 बजे से ही लगा करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ गुड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की बात हो रही है, यहाँ पर उपकल्पना की बात हो रही है, जिसको कि हम टेंटेटिव सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं या इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए? उपकल्पना का निर्माण किया जाता है या फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस होती है या करी जाती है, तो बेसिकली क्या उसमें होना चाहिए कि हम कहेंगे कि एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण हुआ है, ये एक अच्छी हाइपोथेसिस को फ्रेम किया गया है। 4 ऑप्शन है। पहला है इट शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड विद द डेटा। बी है शुड बी मेथोडिकल, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विथ known facts। C है should be limited in scope and should not have global significance और all of above, या ये सभी कुछ हो जाएगा। एक अच्छी परिकल्पना की बात पूछी जा रही है यहाँ पर, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन के साथ आंसर करिएगा। शुभांशु श्रीवास्तव डी लिखा है, डी है, सब लोग डी आंसर कर रहे हैं। आप लेट क्यों? क्लासेस का टाइम चेंज हो गया? नहीं, चेंज नहीं हुआ है, फिर से बोल रही हूँ, टाइम आपका है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। टाइम 9 से 10 ही है, किसी वजह से 5 से 6 अभी हुआ है, ठीक है। सही आंसर बात हो रही है किसकी? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गुड हाइपोथेसिस। हिंदी में भी देख लिया करिए, अगर इंग्लिश में चीजें सही ना हो तो यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके। दूसरा, ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक, विशिष्ट और अनुकूल होनी चाहिए। सी है सीमित दायरा होना चाहिए और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक अच्छी हाइपोथेसिस कब होगी? कि जब यह इस तरीके से तैयार की जाए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जाए। आप जो हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो तो हम उसको टेस्ट ही तो करते हैं। टेस्ट के जब हम उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, या जो हाइपोथेसिस हैं वो बेसिकली एक्सेप्टेड हैं कि रिजेक्टेड होंगी। तो किसके आधार पर कर पाते हैं? जब हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होगा। तो मतलब ये है कि इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके, मतलब उनको प्रदत्तों के थ्रू हम टेस्ट कर सके, मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी बात होती है। इट शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड विद द डेटा। तो ए ऑप्शन देखिए जिसका होगा वो सही होगा। कान्हा रॉय ए हो गए। सी तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए
खैर इधर 3-4 दिन क्लासेस नहीं भी हो पाई थी हेल्थ इशू की वजह से। इधर 2 दिन से क्लासेस 5 से 6 चल रही हैं। अब कल से 9 से 10 बजे जो पहला टाइम था हमारा पहले का, उसी समय पर क्लासेस होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द बिहेवियर विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज विच वेरिएबल। क्या कह रहा है कि व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना चाहिए। द बिहेवियर विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज विच वेरिएबल। ठीक है, कॉम्प्लिकेटिंग वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या कंट्रोल्ड वेरिएबल है। व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान, प्रयोग चल रहा है उसके दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ठीक है, तो 22 का सही आंसर यहाँ पे दिया है उर्वशी शर्मा ने। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या आश्रित चर होगा। अब आश्रित चर कौन होता है? जो स्वतंत्र चर पर पूरी तरीके से आश्रित है या डिपेंड कर रहा है। जैसे स्वतंत्र चर जो है बिहेव करेगा उसी तरीके से आश्रित चर क्या होगा, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होता रहेगा, यूं कह सकते हैं, या फिर उसमें उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलेंगे क्योंकि वो टोटली डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से 22 का सी आंसर जो है कान्हा रॉय और उर्वशी शर्मा ने किया है, जो कि सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है 23। The ability to solve problems develops under different level of education. शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान की बात हो रही है और बेसिकली किस स्तर में समस्या के समाधान पर हम आ जाते हैं। The ability to solve problems develops under different level of education कहें या different level of teaching कहें। ठीक है, मेमोरी लेवल है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, थिंकिंग लेवल है, या ये सभी कुछ हो जाएगा। पूछा जा रहा है शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत या शिक्षण के विभिन्न स्तरों की अगर हम बात करें, अंतर्गत समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। मतलब किस लेवल पर हो जाता है कि जहां पर हम समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं या समस्या का समाधान निकाल पाते हैं या कर पाते हैं, तो वो लेवल है आपका 23 का सी आंसर किया है उर्वशी ने, सोनल ने 23 का सी, कान्हा रॉय। ऑल कैसे ऑल हो जाएगा? सभी स्तरों पर हम समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे? ठीक है, 3 स्तर होते हैं। अगर शिक्षण की बात करें तो 3 स्तर हैं। 3 स्तरों में कौन कौन सा हो गया आपका? मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और थिंकिंग की बात जो करेंगे जहां पर बेसिकली हम समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो तीसरा जो स्तर है और जो कि टॉप मोस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है, थिंकिंग लेवल, जहां पर कि कोई भी समस्या है उसको लेकर के हम विचारों को प्रदर्शित कर पाते हैं या विचार हमारे दिमाग में आते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाना चाहिए। तो तीसरा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ए नहीं होगा। मेमोरी लेवल सबसे निचला स्तर है, सबसे छोटा स्तर कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की जो सोच है कहेंगे या फिर मस्तिष्क है या जो नॉलेज है इतना नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करता है, रटने का काम कर रहा होता है इस लेवल पर। ठीक है, तो इस तरीके से कहां पर हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या समस्या समाधान की बात कर रहे हैं, तो वो तीसरे स्तर पर ही होगा, जो कि कौन सा सबसे उच्चतम स्तर या हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या कह रहा है। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करिकुलम को लेकर के या पाठ्यचर्या को लेकर के। क्या होती है पाठ्यचर्या? पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। क्वेश्चन है 24। पाठ्यचर्या की प्रभाविकता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है?
पाठ्यक्रम देखिए, पहले तो पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। बच्चे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं या जो भी उनका विषय है, ठीक है, उसका जो कंटेंट है कहीं ना कहीं वो करिकुलम में मेंटेन है, ठीक है। तो ये इसका संबंध है किससे, पहले तो ये देखिए, फिर से ऑप्शन है उन पे ध्यान दीजिए क्या। करिकुलम का संबंध टीचर से है। सही आंसर आपका हो जाएगा कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर, ठीक है। करिकुलम को कंप्लीट कौन करा रहा है, टीचर ही तो करा रहा है। कम्युनिटी तो कॉपरेशन ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के सहयोग से का क्या मतलब है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पर सोसाइटी होता तो सोसाइटी को ध्यान में रख करके हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। बेसिकली करिकुलम का सीधा संबंध कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ाने से है। और जो करिकुलम है वो किसके द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, किसी भी टीचर के द्वारा किया जा रहा है। तो कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर, टीचर जितना सक्षम होगा करिकुलम को उतनी प्रभाविकता से वो बच्चों के आगे प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, द कोर करिकुलम डज नॉट एम्फसाइज ऑन, किस पर नहीं बल देता है, मूल जो पाठ्यचर्या होती है किस पर बल नहीं देती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ कंटेंट पे, या इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो आपका करिकुलम होता है, कोर करिकुलम की अभी हम बात करें, पीछे भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। डज नॉट एम्फसाइज ऑन व्हाट, किस पर जोर नहीं देता है एक कोर करिकुलम। प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, समस्या समाधान पर, विषय वस्तु या सुपरिभाषित पिंड पर, विषय वस्तुओं के एकीकरण पर। तो किस पर नहीं जोर देता है। क्वेश्चन नंबर है 25 का ए आंसर है सोनल ने, कान्हा ने और उर्वशी ने, ठीक है। यही आंसर होगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। कोर करिकुलम है तो डेफिनेटली ऐसा होगा जिसमें समस्या का समाधान भी हो सके, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ कंटेंट है, विषय वस्तु का जो कंटेंट मतलब विषय वस्तु का है या कंटेंट हो सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो उसमें होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट है, एकीकरण करना, मिला करके पढ़ाना सभी विषयों को एक साथ, या कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट जो है बताया जाना या करिकुलम में होना, हर विषय का ज्ञान बच्चों को देना, ये सब कुछ होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 है। When various activities like writing, listening, labeling, naming, etc. are used in an exam, what level do we get from it? ठीक है, जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं जैसे कि लिखना, सूची बनाना, सूची बनाना, लेबलिंग करना, सूची बनाना, लेबलिंग करना, नामकरण करना या लिखना आदि का प्रयोग किया जाता है, तो हमें इससे किस स्तर का पता चलता है। जब मतलब बच्चे में ये क्षमता आ जाती है किस तरीके की कि वो लिख सकता है, सूची बना सकता है, लेबलिंग कर सकता है, नाम लिख सकता है, इन सभी का प्रयोग करना जब उसे आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा लेवल पर बच्चा काम कर रहा है या किस लेवल का बेसिकली डेवलपमेंट हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, एप्लीकेशन लेवल है, नॉलेज लेवल है या सिंथेसिस लेवल है, तो वो कौन सा लेवल हो जाएगा। 26 का ए आंसर किया है। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, मतलब है बोध का स्तर। देखिए फिर से क्या कह रहा है। When various activities like writing, लिखना, सुनना, लेबलिंग करना, नेमिंग करना एक्सेट्रा, इसी तरीके की और बातें आर यूज्ड इन एग्जाम, व्हाट लेवल डू वी गेट फ्रॉम इट, कहाँ से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो कौन सा स्तर हो जाएगा। ट्वेंटी सिक्स का
ए, हाँ जी 26 का ए ही होगा, बोध मतलब ज्ञान होना। ठीक है, चलिए जिसका भी ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज अ joint initiative of IIT and IISC whose main objective is to provide free video courses in several streams, especially engineering, through online web। मतलब यहाँ पर यही है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जो IIT और IISC की संयुक्त पहल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं बेसिकली इंजीनियरिंग के जो कोर्स हैं उससे रिलेटेड क्या है, पाठ्यक्रम या कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करना या लेक्चर्स को प्रोवाइड करना। तो वो कौन सा ऑनलाइन या वेब प्लेटफॉर्म, हम कहें ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा होगा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वो है आपका बेसिकली नेप्टर, पहला देखिए ए जो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑनलाइन वेब जिसके थ्रू की अलग अलग स्ट्रीम, बेसिकली इंजीनियरिंग के कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं स्पेशली, तो उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित प्रोफेसर्स के थ्रू लेक्चर्स को दिलवाना या कोर्सेज को या कंटेंट को उनके लिए प्रोवाइड करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए देखिए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यूज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। कोरिलेशन वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, हाईली कोरिलेटेड होता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधी मूल्य सबसे सुदृढ़ होगा। ठीक, +0.10, -0.95, +0.90 और -1.00। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बताना है। ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है, ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यूज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत या कौन सा। 28 का बी है, बी आंसर कर रहे हैं आप, -0.95। सही आंसर की अगर बात करें तो फिलहाल सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, -1.00 इज हाईली कोरिलेटेड या स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें कोरिलेशन वैल्यू को शो करता है। ठीक है, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो उनके बीच में। 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कह रहा है 29, these are the variables that a researcher selects to access their effect on another variable or variables। मतलब यहाँ पर ये वे चर हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है कि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी अगर प्रभाव पड़ रहा है बेसिकली, तो हम उस चर को किस नाम से जानते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्सटर्नल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, या नन ऑफ द अबव होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। एक शोध करता है, मतलब these are the variables that a researcher selects to access their effect on another variable or variables। किसी दूसरे पर उसके प्रभाव को जानने के लिए प्रभाव को जानने की कोशिश करता है कोई भी रिसर्चर, तो ऐसे बेसिकली वेरिएबल को हम क्या कहेंगे। 29 का ए आंसर किया है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, हाँ जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये तो स्वतंत्र है। ठीक है, आश्रित चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा बेसिकली उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ चेंजेस या उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र है।
अब वो जैसे भी चलेगा उसका प्रभाव सीधे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर का प्रभाव जो है वो हमें आश्रित चर पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 30। Teacher eligibility test conducted for selection of candidates for admission in teacher education institutions is an example of which of the following? किसका एग्जाम्पल है? अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये कौन से हो जाएंगे? प्लेसमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है और अचीवमेंट टेस्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कह ले अगर, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? बताइए, आपको आना भी चाहिए बेसिकली। उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लेसमेंट हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा या अचीवमेंट टेस्ट हो जाएगा? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसका एग्जांपल हो जाएगा? सही आंसर देखिए किसका है, आपने किया। पता होता भी है तो गलत लग जाता है, बस यही होता है एग्जामिनेशन भी कि पता होता है, दिमाग में होता है। जैसे मुझसे भी कई बार होता है, मैं बोलती कुछ और हो, कभी कभी आंसर जो ऑप्शन है वो गलत टिक हो जाता है। तो ऐसे मिस्टेक्स, ह्यूमन एरर होता है ऐसा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ना हो। यहाँ पढ़ाने के दौरान तो एक बार चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में ये चीज नहीं चलेगी। तो कोशिश करिए इस पर थोड़ा सा सही काम कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए 30 का सी आंसर किया है, एटीट्यूड अभिवृत्ति। अच्छा, उर्वशी ने 30 का बी किया, 30 का बी किया है और ये आंसर आपका सही ही होना चाहिए। बेसिकली ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। ठीक है, अभिक्षमता चेक करी जाती है अगर टीचर की बात करें या टीचिंग एरिया में जाने की बात करें, पढ़ाने की बात करें, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है जाने के लिए, तो उसकी अभिक्षमता या उसका एप्टीट्यूड क्या कहता है उस एरिया में जाने के लिए, ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है उसको खुद को भी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसको खून देख के ही चक्कर आता है, तो मीनिंग ही नहीं है डॉक्टर बनने का। तो मीनिंग वो एप्टीट्यूड उसके अंदर, वो अभिक्षमता है ही नहीं कि वो डॉक्टर बन सके। इसी तरीके से यहाँ पर टीचर्स की बात हो रही है और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात हो रही है, तो फिर वो जो बेसिकली अध्यापक पात्रता परीक्षण रखा जाता है उसको क्या, कैसा टेस्ट कहेंगे? उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। जैसे शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण, आप लोग टेट, टीटी या सीटेट का एग्जाम भी देते होंगे, तो आप इसको ही बेसिकली वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो ये वही एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग बी जो ऑप्शन है वो सही होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। एटीट्यूड हो गया अभिवृत्ति, एटीट्यूड अलग है और एप्टीट्यूड अलग है, दोनों चीजों में, दोनों बातों में फर्क है। एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को दिखाता है और एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपके क्षमता या अभिक्षमता को दिखाता है, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ टीचर ऑफन आस्क स्टूडेंट्स क्वेश्चन ड्यूरिंग and immediately after teaching a lesson so that their learning can be assessed and the next lesson can be taught accordingly. This is an example of which of the following? किसका एग्जाम्पल है? क्या कह रहा है? एक अध्यापक प्राय पढ़ाने के दौरान या उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उसके अधिगम का, किसके बच्चे के अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके और उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा? टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के दौरान कुछ पूछ लेता है या पढ़ाकर तुरंत ही कुछ पूछ लेता है, इसलिए कि वो नेक्स्ट क्या पढ़ाए या किस तरीके से पढ़ाए। इस तरीके के क्वेश्चंस को बेसिकली या असेसमेंट को हम किस नाम से
जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। 31 क्या हो जाएगा आपका, समेटिव है, फॉर्मेटिव है, करंट असेसमेंट है या डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव होता है निर्माणात्मक हम जिसे कह रहे हैं, या रचनात्मक के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि हम टीचिंग के दौरान जो है बच्चों से प्रश्नों को करते हैं, जिससे कि तुरंत हमें फीडबैक बच्चों का मिल जाता है और उसके ही अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट जो भी हमें पढ़ाना है कंटेंट या जो भी टॉपिक पढ़ाना है उस पर आते हैं, और हमें उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रखना चाहिए इसका भी हमें ज्ञान हो पाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है ये एक बार होता है, मतलब पूरा पढ़ा लेंगे तो 6 महीने में या साल भर में, मतलब कंप्लीट पढ़ा लेने के बाद होगा। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होगा वो शिक्षण के दौरान होता है, जिससे कि बच्चे के द्वारा हमें तुरंत का तुरंत फीडबैक मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अ करिकुलम डिजाइनर इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग अ फंक्शनल करिकुलम नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। क्या जानना चाहिए उसको, मतलब एक करिकुलम डिजाइनर है या कोई करिकुलम को फ्रेम कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग अ फंक्शनल करिकुलम नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। उसको किसका ज्ञान होना चाहिए अगर वो एक फंक्शनल करिकुलम को फ्रेम करना चाहता है, तो उसको निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना चाहिए है। एजुकेशनल फिलॉसफी है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं, या उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा सही सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 32। 32 का आंसर किया है आपने डी। अच्छा ठीक है, और लोग करिए 32 का आंसर फटाफट करिए, क्या हो जाएगा। एक करिकुलम निर्माता है या डिजाइन कर रहा है, कोई फ्रेम कर रहा है करिकुलम को, तो करिकुलम को बनाते समय बेसिकली उसको किन किन एरियाज में नॉलेज होनी चाहिए या किनका ज्ञान होना चाहिए, जो लिखी हुई 4 बातें हैं इनमें से। कान्हा राय 32 का डी है, 32 का डी है, सोनल स्टालवी 32 का डी है, रॉबिन सिंह बी है। सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी का होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसे फिलॉसफी का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल थ्योरीज का भी ज्ञान होना चाहिए, और एजुकेशनल प्रोसेस कैसे होंगे, किस तरीके से चलेगा ये पूरा प्रोसेस, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इवन हाँ करिकुलम, मतलब करिकुलम में सब कुछ आ जाएगा, इस करिकुलम के ही इर्द गिर्द बच्चे की पूरी पढ़ाई चलेगी कहीं ना कहीं, है ना, पूरे साल पूरे समय। तो उसको इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के उसे करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड जिन्होंने भी सही आंसर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ रिसर्च मेथड और टूल दैट गिव्स डिफरेंट रिजल्ट टू द रिसर्चर every time, which of the following option is appropriate to describe such a situation। मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग अलग परिणाम दे रहा है, मतलब एक शोध विधि है कोई या कोई उपकरण है जो रिसर्चर को हर बार क्या कर रहा है, अलग अलग परिणाम दे रहा है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। मतलब एक बार टेस्ट कर रहा है, कुछ और रिजल्ट आ रहा है, फिर से टेस्ट कर रहा है, फिर दूसरा रिजल्ट आ रहा है, फिर टेस्ट कर रहा है, फिर तीसरा रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट में वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, क्या कहेंगे ऐसे सिचुएशन को, लो वैलिडिटी है, हाई वैलिडिटी है, लो रिलायबिलिटी है और हाई रिलायबिलिटी है। ठीक है, मतलब निम्न वैधता है, उच्च वैधता है, कम विश्वसनीयता है या उच्च विश्वसनीयता है। आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर आपको करना है। 33 का सी किया है, 33 का ए किया है, तो सही आंसर है इसका, मतलब विश्वसनीयता की बात आ रही है। कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं है जिसके थ्रू हम टेस्ट कर रहे हैं या रिजल्ट तक आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है टूल वो विश्वसनीय या वो प्रोसेस जो है वो इतना रिलायबल नहीं है, तो लो रिलायबिलिटी को शो करता है ये पूरी सिचुएशन जो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा, वैलिडिटी नहीं, यहाँ पर रिलायबिलिटी होगी। विश्वसनीयता में कमी है कहीं ना कहीं कि बार बार जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो सी आंसर देखिए जिसका भी है सही है, लो रिलायबिलिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ हाइपर टेक्स्ट बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स इज। पूछ रहा है प्रोटोकॉल जो 2 या 2 से अधिक
जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपरटेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है, क्या कहलाता है? HTML है, FTP है, HTTP है या TCP है? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? क्या सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 34। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 34 की, और सही आंसर आपको करना है 34 का सी। अच्छा चलिए देखते हैं। हाँ जी 34 का सी, उर्वशी, सोनल और कान्हा रॉय, 34 का सी ही सही है। ठीक है, HTTP क्या करता है? ये द प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ हाइपरटेक्स्ट बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसके द्वारा सुगम होती है ये पूरी प्रक्रिया HTTP के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 पर आ जाइए। 35 वर्ल्ड वाइड वेब वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था या प्रस्तावित किया गया था? जो www हम बेसिकली लिखते हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित था सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ल्ड वाइड वेब वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, बिल गेट्स हो गया, ARPANET हो गया, टिम बर्नर्स ली हो गया या बिल रोजर्स हो गया? किसका नाम होगा? वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित था? 35 का आंसर करना है आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। 35 का आंसर सी कर रहे हैं आप लोग। अच्छा चलिए, और सी नहीं होगा, बिल रोजर्स है, 4D ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल याद रखिए इसको, ये क्या है नाम। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 36 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन interested by the government with the responsibility of developing e-content for 996 courses related to engineering, science, technology, humanities and management। मतलब ये कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, ठीक है, सरकार ने इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। तो ये उत्तरदायित्व बेसिकली किसको सौंपा है? ई कंटेंट प्रोवाइड करना है। किसको किसको? 996 कोर्सेज हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली किस संस्थान को सौंपी गई है? ये है क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर किया है आपने ए। नहीं बेटा, डेली क्लासेस 5 बजे नहीं है, किसी वजह से 5 बजे हुई थी, 3-4 दिन क्लासेस नहीं भी हुई थी, और अब 9 से 10 जैसे पिछले दिनों क्लासेस होती थी, तो रात का जो टाइम है हमारा 9 से 10 का, उसी टाइम पे क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है? 36 का सी IIT मुंबई, 36 का ए IIT मद्रास। सही जो आंसर है बेसिकली वो IIT मद्रास होगा। ठीक है, इसको बेसिकली 996 जो कोर्सेज है रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट है, इनके ई कंटेंट को प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो IIT मद्रास को सौंपी गई है। ठीक है, देखिए एक बार देख लें आंसर भी IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन? मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मानक मतलब वो कौन सा पैमाना है या कौन सी बातें हैं जो कि हम हायर एजुकेशन में एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सेस है, इक्वालिटी है, रिसोर्सेज, या ये सभी कुछ? क्या हो जाएगा? अभिगम है, समानता है, संसाधन है, या उपरोक्त सभी? क्या सही आंसर होगा इसके लिए? क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 37 की, बताइए। 37 का डी, 37 का
डी, हाँ जी, ये सारी ही बातें उच्च शिक्षण संस्थान या उच्च शिक्षा को लेकर के कही जाए तो ये सारी ही बातें इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एक्सेस भी हो, इक्वालिटी भी हो और रिसोर्सेज भी हो, तो उच्च शिक्षण संस्थान या उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो ये सारी ही बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये सारी ही बातें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये होगा आपका SMIME मीन्स, इसका मतलब एब्रिवेशन क्या होगा ये बताना है हमको। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर एक ऑप्शन मल्टीमीडिया हो सकता है, 2 बार रिपीट हो गया। फोर्थ वाले ऑप्शन में इसको मल्टीमीडिया कर लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर देखिए क्या होगा। ए बी सेम नहीं है, ए में है मल्टी पर्पज और बी में है मल्टीमीडिया। इसी तरीके से नीचे में भी लिखा है मल्टीपर्पज है और मल्टीमीडिया, अभी जो मैंने सही किया है। ठीक है, तो ए या बी में हमें आंसर देखना है। ए बी सेम नहीं है, 38 का आंसर किया है बी और 38 का बी, सभी लोग 38 के बी पे जा रहे हैं। 38 का सोनल ने आंसर सही किया है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका सही एब्रिवेशन जो है वो ए ऑप्शन देखिएगा, ये सही होगा। ठीक है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से क्या परिकल्पित है, मतलब क्या संभावना जताई जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या होना चाहिए। बाय 2020 कंजर्व एट लीस्ट 50% ऑफ कोस्टल एंड मेरीन एरियाज। बाय 2030 रिड्यूस पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट at the retail and consumer level by 1/3. By 2030, double the global rate of empowerment in energy efficiency. And D है by 2030 reduce premature mortality from non-communicable disease by 1/5. ठीक, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के। ठीक है, मतलब सतत विकास की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बेसिकली इसको में दर्शाया गया है या उसको लेकर के बात कही गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर रहे हैं। 39 का आपने आंसर किया है, 39 का डी है। ओके, 39 का बी किया है, 39 का बताइए, 39 का डी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? डी नहीं है, सही आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 2020 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर से दोगुना करना, उसको दोगुना करना, मतलब बाय 2030 डबल द ग्लोबल रेट ऑफ एम्पावरमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। सही आंसर भी एक बार नीचे देख लेते हैं। ठीक है, बाय 2030 डबल द ग्लोबल रेट ऑफ एम्पावरमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपको दिया गया assertion and reason। ठीक है, given below are two statement, one written as assertion A and the other as reason R। assertion और reason मैंने ऐसे दिखा दिया है। अब इसको देखिए, जो अभिकथन है वो और उसका जो कारण है वो, दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है। ये assertion हो गया, ये उसका reason हो गया। most cyclones cause massive damage in coastal area।
ये assertion है, रीजन है most साइक्लोन इंक्रीज इन एनर्जी आफ्टर लैंडफॉल। क्या सही हो जाएगा? दोनों स्टेट में दोनों बातें सही है, जो अभिकथन दिया है वो सही है लेकिन रीजन गलत है। अभिकथन गलत है या रीजन सही है? जो सही होगा वो बताइए, क्या सही हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 40 पर हम क्वेश्चन नंबर 39 कर चुके हैं, 40 का सी आंसर किया है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। हाँ जी, यही सही है, बात कही है ये सोनल ने, ठीक है। हाँ, तो सही आंसर आपका सी ही होगा। एजर्शन तो सही है लेकिन इसका रीजन गलत है। अधिकांश चक्रवात तटवर्ती क्षेत्रों में भारी क्षति पहुंचाते हैं, बात सही है। अधिकांश चक्रवात जमीन पर गिरने के बाद ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, ये गलत है, मतलब उसका रीजन जो है वो गलत दिया गया है। तो अभिकथन तो सही है पर कारण गलत है। सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 41। अरेंज करना है इसको, क्या लिखा हुआ है देखें। इसको मैं मीडियम करूंगी ताकि ये पूरा कवर हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन सीक्वेंस ऑफ टाइम लीडिंग टू द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब है सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के लिए निम्नलिखित घटनाओं को समय के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। मतलब उसको समय के अनुक्रम के साथ व्यवस्थित करना है, कब क्या घटित हुआ था, ठीक। ये ऑप्शन 4 हमारे पास दिए हैं। एडॉप्शन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अर्थ समिट एट रियो डी, या कहेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लास्ट है ऑफिशियल एडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, कब क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 41, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि ये दिखने में दिक्कत करेगा एक साथ। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोगों ने किया है डी। कोई बी कर रहा है, कोई डी कर रहा है, कब क्या हुआ था ये देखना है। तो सीक्वेंस को देखते समझते हुए डायरेक्ट आंसर पर ही आएंगे। देखिए क्या है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ए ऑप्शन देखिए किसी ने किया है तो सही होगा। ए में क्या है, जो पहला हुआ वो आपका था पहला है, ये पहला है आपका, ठीक है, सेकंड वाला, और ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे, थर्ड वाला थर्ड की जगह पर है, और फोर्थ वाला फोर्थ की जगह पर ही होगा, ठीक है। तो पहला है रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, दूसरा हुआ एडॉप्शन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, तीसरा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फोर्थ है ऑफिशियल एडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सीक्वेंस जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है और याद भी रखना है, ठीक है। हाँ जी, हेलो, वेरी गुड इवनिंग जुल्फिकर। चलिए, शायद टाइम का ध्यान आपको ना हो, 4 से अभी 5 से 6 2 दिन क्लास चली है, अब नेक्स्ट 9 से 10 ही क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 42, 2019 का क्वेश्चन भी है। 42 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बेसिकली बताता है कि किसी भी देश की किसी भी जगह या शहर की जो एयर है कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड होगी या हो रही है या है। तो बात करनी है, बात है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या मीथेन है, किसको रखा गया है इसमें, बताएं किसको रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। भारत की बात हो रही है, भारत में किसको इस रेंज में रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या मीथेन। 42 का डी आंसर किया है सोनल ने, मीथेन। ओके, और मीथेन तो नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सही आंसर आपका सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड को एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया या भारत में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें एक पॉल्यूटेंट के रूप में इसका नाम अंकित है, जो वो नाम हो जाएगा पॉल्यूटेंट आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर।
दूषित पानी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, या कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि दूषित जल के कारण होती हैं, या जो दूषित पानी है या पॉल्यूटेड वाटर है इससे देखने को मिलती हैं। 4 बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, बताइए किस कौन कौन सी बीमारी पानी से या गंदे पानी से फैलती है। रिया यादव, अच्छा जी, चलें बताएं, फटाफट बताएं। 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, ठीक है। हाँ जी, 2 को डेंगू फीवर डेफिनेटली मच्छरों से ही होता है, तो सही ऑप्शन आपके पास यही बचता है, 1, 3 and 4, ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं आपकी बेसिकली कौन सा हो गया, पहला, तीसरा, चौथा, डेंगू को छोड़ करके सारी ही बेसिकली दूषित या जो प्रदूषित जल होता है उससे ये सारी बीमारियां फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर प्रायोरिटी एरिया इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सतत विकास से संबंधित या सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित, तो हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। प्रायोरिटी, कौन सी प्रायोरिटी में है बातें, किसको लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं तो प्रायोरिटी बतानी है उसकी। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 44 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा सही। 44 का ए है 1, 2, 3, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी 2 है, रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जीरो हंगर है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। हाँ जी किया है, नॉट फाउंड, ऑल ऑप्शंस नॉट फाउंड, मीनिंग सारे तो फिलहाल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, उसमें प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका 4th ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, 1 to 4 है एक्चुअली, 1 to 4, रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, हाँ डेफिनेटली शहरीकरण में कमी करना, ये कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बेसिकली जो 17 बातें कही गई हैं कि इस एरिया में काम करना है, तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं तो ये सोशल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के ज्यादा काम कर रहा है या इसी पे काम करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं अर्बनाइजेशन को लेकर के, तो ये इसके एरिया में नहीं आता है, तो सही आंसर आपका पहला, तीसरा और चौथा होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा कहाँ है, 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन देख लीजिए, जिसका भी है सही होगा, ठीक है। तो क्या नहीं होगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगा और सारी बातें होंगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 45, एक्सेस ऑफ विच ऑफ दीज इन वाटर कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से होता है, पानी में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होता है। कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, मैग्नीशियम की अधिक हो जाए, नाइट्रेट की अधिक हो जाए, या पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें ये हो जाए, तो क्या होगा। मीनिंग की ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके पानी में किसकी मात्रा के अधिक हो जाने से होगा, बताइए। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रेट है और पेस्टिसाइड है, क्या हो जाएगा। एक्सेस ऑफ विच ऑफ दीज, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, बताएं। क्वेश्चन ब्लू बेबी सिंड्रोम को लेके भी आ सकते हैं। पेस्टिसाइड कहाँ, आप पेस्टिसाइड क्या होता है, कीटनाशक होता है। 45 का सी, नाइट्रेट, डेफिनेटली 45 का सी, जिसका भी है जुल्फिकर का है, प्रिया का है और उर्वशी का है, तो इतने लोगों का सही आंसर है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो डिजीज है ये होगी या हो जाती है। 46 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे के जैव वैज्ञानिक विधि है। मतलब
किस विधि से जो सॉलिड वेस्ट है बेसिकली उसको हटाने की बात करी जाती है। लैंड फिलिंग है, पल्वराइजेशन है, कंपोजिटिंग है या क्रेडिंग है। कंपोज करना कहते हैं ना, तो क्या सही हो जाएगा? सॉलिड वेस्ट को अगर हम हटाने की कोशिश करें तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? इस को 46 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन देखिए जिसका भी है सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए जिसका भी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 47 है। Which of the following plays an important role in the formation of surface ozone? मतलब सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? इनको हमें बताना है। Which of the following plays an important role in the formation of surface ozone? सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। फोर्टी सेवन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग चेक करिएगा क्या आंसर होगा इसका। ये आपसे 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 सी ऑप्शन देखिए। पहला ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है और थर्ड है आपका सनलाइट एंड 4 है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जो सनलाइट है वो इसके अंतर्गत 2, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन नहीं है? पहला वाला नहीं है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 2, 3 एंड 4 तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन देखिए जिसका होगा सही होगा। 2, 3 एंड सॉरी 1, 3 एंड 4। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर नहीं है, उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए 1, 3 एंड 4 जो है ऑप्शन सही है ओवरऑल। चलिए खैर इतने क्वेश्चंस ये आज के लिए थे। कल फिर क्लास 9 बजे से ही होगी। 9 से 10 बजे टाइम हमारा चल रहा था, उसी टाइम पे क्लास होगी। कुछ इश्यूज की वजह से अभी क्लासेस पीछे नहीं हो पाई थी। 9 से 10 बजे का ही टाइम रहेगा, कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, कनेक्ट होइएगा टाइम से। थैंक्स फॉर द कॉपरेशन। कल मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के ही जो पीछे क्वेश्चंस देख रहे थे पिछले दिनों, उन्हीं को ही कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए फटाफट, पहले कनेक्ट हो जाइए ताकि आगे हम लोग इस पर बात कर सके। कहीं पे कुछ नेटवर्क इशू हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पानी में किसकी अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है? पानी में किसकी अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है ये बताना है।
पानी में किसकी अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है? 4 ऑप्शन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रेट और पेस्टिसाइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट और कृमिनाशक या जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, तो इनमें से किसकी अधिकता से? सोनल ने आंसर किया है सी। हाँ जी, तो सी ही आंसर सही है। बेसिकली नाइट्रेट की अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो हम लोगों ने शायद ये कल भी देखा था, एक दो क्वेश्चन हो सकता है रिपीटेड हो, अदरवाइज सारे नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट की अधिकता से, पानी में जब नाइट्रेट अधिक हो जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है या ऐसा हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल? सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने की बात हो रही है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? क्या क्या होगा इसमें? भूभरण है, चूर्णन है, कंपोस्ट करना है या क्रेडिंग है? क्या हो जाएगा आंसर? 45 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, कहीं कोई इशू आ रहा हो, अगर वीडियो चलने में प्रॉब्लम फील हो रही हो तो प्लीज उसको कंफर्म कर दीजिएगा थोड़ा सा। 46 का सी ही होगा, कंपोस्ट। ठीक है, मतलब खाद से संबंधित यह बात है। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने की बात है, तो सी ऑप्शन जो है इससे संबंधित सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन? ठीक है, सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, सनलाइट है या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा? क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है या कार्बन मोनोऑक्साइड? सही आंसर क्या होगा? बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47। 47 का ए है, 1, 2 एंड 3। सही आंसर वैसे होगा आपका, मतलब अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं तो सही है आपका। पहला है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, दूसरा है सनलाइट और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या इसमें नहीं होगा? वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, नीचे देख लेते हैं आंसर, जो देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आपका है, 1, 3 एंड 4 सी ऑप्शन। ठीक है, तो जिसका भी सी ऑप्शन है वो सही होगा। अर्जित पाठक, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन का 48। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सही है? यहाँ पर एक चीज थोड़ा गलत लिख गई है या हो गई है। क्या निम्नलिखित में से सही है? ये होगा आपका सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको कि हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या सही है? पहला ऑप्शन दे रखा है, सिलेबस आर एन अपेंडिक्स ऑफ द करिकुलम। दूसरा है, द करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सी है, द करिकुलम इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। एंड डी है, इवेलुएशन मेथड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द करिकुलम। पूछा जा रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही लिखा गया है? कौन सा कथन सही लिखा गया है ये बताना है। तो सबसे पहला है कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्नक है। दूसरा है, पाठ्यचर्या सभी शिक्षण संस्थाओं में एक ही है। पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होते हैं। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियां सम्मिलित नहीं होती हैं। क्या आंसर सही हो जाएगा? जुल्फिकर, हाँ जी, गुड इवनिंग। 48 का आंसर करना है सबको। गुड इवनिंग जो भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं, 48 का आंसर करना है। क्या सही हो जाएगा? 48 का ए होगा। ठीक है, क्या है ए? कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्नक है। मतलब अगर एक वाइडर टर्म की बात करें तो जो करिकुलम होता है वो वाइडर है, और जो सिलेबस है ये एक नैरोअर टर्म हो गया, मतलब आपके करिकुलम के अंतर्गत ही आ जाएगा, उसका एक संलग्नक कहलाएगा। तो सही जो बात है वो आपकी ए ऑप्शन में लिखी हुई है। ठीक है,
हाँ, तो औपचारिक, जैसे कि आपने सी बताया, जुल्फिकर बोल रहे हैं कि पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होते हैं, होते तो हैं, लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो बेसिकली औपचारिक शिक्षा भी देंगे तो किसके थ्रू जाएगा, सिलेबस ही होगा ना, इसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस की अगर हम बात करें तो इस शिक्षा को देने से पहले की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया 48। नेक्स्ट है 49। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ अ टीचर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या एक शिक्षक का शिक्षण संस्थान में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है। किसी एक टीचर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सामंजस्य स्थापित करना है या एडजस्टमेंट करना है, तो सबसे पहला दायित्व किसका बनता है इसको कराने का, स्टूडेंट का, प्रिंसिपल का, टीचर का खुद का, या किसी कम्युनिटी का। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका बनता है किसी भी टीचर के एडजस्टमेंट का किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्टूडेंट का, प्रिंसिपल का, टीचर का खुद का, या फिर द कम्युनिटी। तो सही आंसर है वो है 49 का सी, टीचर का खुद का ये दायित्व बनता है कि वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में यदि गया है, अपॉइंटमेंट हुआ है या खुद वो जॉब के लिए गया है, तो उसका पहला खुद का ही दायित्व बनता है कि खुद वो सामंजस्य को स्थापित करे, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती है। 50 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता है निम्नलिखित में से। पंक्चुअलिटी एंड ट्रूथफुलनेस है, एक्सीलेंस इन कंटेंट है, एक्सीलेंस इन कंटेंट एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव है, और एक्सीलेंस इन कंटेंट एंड हैविंग अ सोशल एटीट्यूड। क्या सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्व। ये जितने भी क्वेश्चन है ये 2021 और 2023 से लिए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके ये सारे 2021 के दोनों शिफ्ट, बेसिकली जो जून और दिसंबर की अगर बात करें तो वहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ना लाइटली लीजिएगा और ना ही सोचिएगा ये टफ है या सरल है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, क्या हो जाएगा सही। 50 का सी आंसर है, एक्सीलेंस इन द कंटेंट एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव एंड प्रतिक्रियाशील। सी आंसर आप लोग कर रहे हैं 50 का। 50 का वैसे सही आंसर है मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाते हैं। देखिए होता क्या है, पंक्चुअलिटी एंड ट्रूथफुलनेस है, ये भी जरूरी है, एक्सीलेंस इन कंटेंट ये भी जरूरी है, एक्सीलेंस इन कंटेंट एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव ये भी जरूरी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पे आते हैं तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक्सीलेंस इन कंटेंट एंड हैविंग अ सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड का होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, हालांकि उसको वो वहां पर जैसे कि कहते हैं ना, विद्यालय जो है वो एक लघु समाज है ना, स्मॉल सोसाइटी जिसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो विद्यालय है वो क्या है, लघु समाज है। तो टीचर में जब तक एक सोशल एटीट्यूड नहीं होगा तो वो उस लघु समाज में बच्चों के साथ या जो उसका स्टाफ है उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। देखिए डी जिसका भी हो वो सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 51 है, लेकिन 1 से शुरू होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखिएगा। व्हाट इट इज कॉल्ड इफ अ शुगर पिल इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ मेडिसिन। ठीक है, चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। चीनी की गोली को अगर दवा के रूप में हम दे देते हैं बच्चे को तो इसे क्या कहेंगे, हालांकि ये कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है। ठीक है, हालांकि ये कोई मेडिसिन तो नहीं है, चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड इफ अ शुगर पिल इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ मेडिसिन, दवा के रूप में हम ऐसी चीज को किसी को खिलाते हैं जो कि उसको उसके स्वास्थ्य को थोड़ा सा बेटर कर देती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नीचे लिखा हुआ है। प्लेसिबो इफेक्ट है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर है, वेरिएबिलिटी है, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से। टेलीग्राम लिंक एक्चुअली नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और कई बार आपने पूछा है लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाते शायद इसमें,
वेट करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर ये है कि चीनी साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है कि चीनी कोई दवा है, लेकिन ये किसी को अगर हम दे रहे हैं दवाई के तौर पर, अगर वो व्यक्ति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा बेटर फील कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेसिबो प्रभाव के नाम से जानते हैं। या कोई भी ऐसी चीज जो बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, तो वहां पर हम इसको प्लेसिबो प्रभाव का नाम देंगे। दूसरा देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, या निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन है। सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से इसके लिए इसके रेफरेंस में कौन सी बात सबसे ज्यादा सही है। अ मेजर ऑफ शोइंग द कंटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बी है एन इंडेक्स of showing the causal direction between independent and dependent variables, C है an indication of likelihood that an experimental finding will be replicated by other, and D है a measure of the likelihood that the observed differences are due to chance। तो क्या सही हो जाएगा, किसके परिप्रेक्ष्य में कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए क्या हो जाएगा, ए क्वेश्चन है आपका सेकंड का आंसर आपने किया है ए। अच्छा, बिल्कुल ए ही सही है। देखिए ए क्या कह रहा है, दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय है, या दो चरों के बीच के संबंधों को बताता है कहीं ना कहीं सहसंबंध गुणांक। तो इसके अगर रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही यहाँ पर जुल्फिकर का हो गया है और सोनल का। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करने का या प्रदत्तों के संकलन का निम्नलिखित में से कौन सा मेथड नहीं है। क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन है या एक्सपेरिमेंट। डेटा कलेक्शन की बात हो रही है, किस विधि से हम डेटा को कलेक्ट नहीं करते हैं, जितनी भी विधियां नीचे लिखी हुई है। प्रदत्त संग्रह की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, टिप्पणी करना, या टिप्पणियां या अवलोकन एक्चुअली यहाँ पर होगा, और प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर है ये आपका थर्ड का आंसर आपको करना है, क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का है बी, इंटरव्यू नहीं है, वो ये पूछा जा रहा है। इंटरव्यू के थ्रू भी बेसिकली देखा जाए तो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब डेटा मतलब एक इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन क्या है, एक तरह से इंफॉर्मेशन को लेना। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। 33 का बी नहीं होगा, सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद तो हम किसी भी परिणाम तक पहुंच रहे होते हैं बेसिकली, लेकिन हमको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो कहीं से, तो ये जो 3 टूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ही डेटा कलेक्शन के लिए मोस्टली यूज हो जाते हैं या किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ है, द इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन विच विल फंक्शन एज ए सिंगल overarching umbrella body for the entire higher education will not cover the following education areas। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक ही अतिव्यापी छतरी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें निम्न शिक्षा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, लीगल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन है। तो कौन सा बेसिकली इसमें से एरिया जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है आपको कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक ही अतिव्यापी छतरी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें निम्न शिक्षा क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा। तो कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है 4। मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, लीगल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन है। तो सही आंसर आपका बेसिकली हो जाएगा मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, या इसको कहेंगे चिकित्सा और कानूनी शिक्षा जो है वो इसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और अन्य सारे ही इसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन
मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ठीक है, मतलब मोस्टली अगर बात करेंगे जो ए ऑप्शन है ये सही है। देखिए जिसका ए होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन द प्रपोज्ड लेटर फॉर NPST मेंशन्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बात हो रही है इसमें बेसिकली एक टर्म आया है NPST। इसमें पी किस लिए रखा गया है या पी का क्या मीनिंग है ये बताना है हमें। तो NPST ये बेसिकली क्या है, ये है आपका राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, जिसमें शिक्षण की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है या इससे संबंधित बात को बताया गया है। तो NPST का जो फुल फॉर्म है बेसिकली वो है आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ठीक है, नेशनल प्रोफेशनल फॉर टीचर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है जो पी लिखा हुआ है ये पी का क्या मतलब है यहाँ पर। तो सही बात हो जाएगी वो है आपका, आंसर करें फिफ्थ का ए आंसर किया। प्राइमरी से मतलब नहीं, फुल फॉर्म देखिए क्या लिखा है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। तो मेन जो बात है पी को लेकर के जो बी ऑप्शन लिखा है ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, मतलब पेशावर या पेशेवर या व्यावसायिक। ठीक है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन देखिए सही होगा, जिसका भी है सोनल का और अब्दुल का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख will be set up as a standard setting body. What does the letter R in परख stand for? परख में R जो लिखा गया है इसका क्या यहाँ पर मीनिंग होगा। रिवाइज है, रेशनलाइज है, रिव्यू है और फिर रिवाइज। फिलहाल मान लीजिए तीन ही ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। रिवाइज है, रेशनलाइज है और रिव्यू है। ठीक है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से एक यहाँ पर बात आ रही है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख को लेकर के। तो परख बेसिकली क्या है, जो मूल्यांकन किया जाता है या इवैल्यूएशन होता है उसके स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये एक पहल है। अब परख का पहले तो फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए क्या होगा, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या हो रहा है, आर है आपका रिव्यू। तो आर इज स्टैंड फॉर रिव्यू, मतलब रिव्यू करना या उसकी समीक्षा करना। ठीक है, तो परख में जहां पर ये आप आर देख रहे हैं इसका जो मीनिंग है वो रिव्यू से है, मतलब समीक्षा करना। किस चीज की समीक्षा करना, क्योंकि हम यहाँ परख की जो बात कर रहे हैं बेसिकली ये मूल्यांकन से संबंधित है, मूल्यांकन के स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 है, according to NEP 2020 which of the following will be the function of the National Educational Technology Forum NETF। या NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम ने निम्नलिखित में से कौन से कार्य होंगे, या निम्नलिखित में से NEFT का कौन सा कार्य होगा ये कह सकते हैं। ये 4 कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, 4 क्यों 5 लिखे हैं, इसको मैं मीडियम करूंगी तो ये पूरा आपको क्लियरली दिख जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर इसे जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं ये बताने हैं हमको। प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इंडिपेंडेंट advice to central and state agencies on technology based initiatives, articulate new directions for research and innovation, strategically conceptualize key subject area in educational technology, develop curriculum for technical courses, build intellectual and institutional capacities in educational technology। क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर है 7 आपका। ठीक है, चलिए आप भी इसे देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा नेट के क्वेश्चन भी होते भी थोड़ा लेंदी हैं, पढ़ने में भी टाइम लेते हैं।
तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, चौथा नहीं है, उसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं वो सही हो जाएंगे। तो करिकुलम मतलब डेवलप करिकुलम फॉर टेक्निकल कोर्सेज, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, तो इट मीन्स कि जो सी ऑप्शन है ये जिसने भी देखा है या लगाया है वो सही होगा। ठीक है, सेवेंथ का सी। हाँ जी, कहना रॉय ने और जुल्फिकर ने। ठीक है, चलिए सही है, फिर सी ऑप्शन देखिए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दिया है, एजर्शन दिया है और रीजन दिया गया है, आपको बताना है सही गलत क्या है इसमें। अभिकथन है और उसका एक कारण दिया गया है। अभिकथन दिया गया है कि ये अभिकथन है और ये उसका कारण है। MOOCs on स्वयं पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू अर्न 40% क्रेडिट्स इन ईच सेमेस्टर। या स्वयं पोर्टल पर MOOCs का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जाता है। रीजन क्या दिया है, ऑल MOOCs ऑन स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड MOOCs, या स्वयं पोर्टल पर सभी MOOC क्रेडिट आधारित MOOC हैं। तो दोनों ही बातें क्या है, सही है गलत है, क्या है ये बताना है। ठीक है, बात हो रही है MOOC को लेकर के। तो MOOCs ऑन स्वयं पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट। MOOCs बेसिकली क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो फिर उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। इससे पहले MOOCs को लेकर के भी हम लोगों ने कई क्वेश्चंस को देखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एजर्शन तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। जो एजर्शन है, अभिकथन है, वो तो सही बता रहा है लेकिन उसका दिया हुआ जो कारण है वो एप्रोप्रिएट या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इन निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 2021 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है या मुंबई यूनिवर्सिटी है, कौन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी, क्वेश्चन नंबर 9th है। 9th पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज निम्नलिखित में से कौन सी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी है या मुंबई यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसको लेकर के, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर के, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से जो है वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरा है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी है आई थिंक। ठीक है, तो बी एंड सी ऑप्शन देखिए अगर कहीं पर है तो बी में ये दिख रहा है, हमें क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। बी एंड सी, बी ऑप्शन देखिएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया और पंजाब यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, 9th का बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, दोनों को बताना है गलत सही क्या है। स्टेटमेंट पहला है कि अ सिंगल फोर्स ट्रैक is used to store data in DVDs which works starting from the center and moving towards the ends। ठीक है, बीच से शुरू होकर के आखिरी जो छोर होते हैं वहां तक चलता है, डीवीडीज की बात हो रही है। ठीक है, तो अ सिंगल फोर्स ट्रैक इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन डीवीडीज व्हिच वर्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड मूविंग टुवर्ड्स द एंड। एंड स्टेटमेंट सेकंड है, डीवीडीज आर रीड ओनली डिवाइसेस। तो दोनों गलत हैं, दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, जो भी है आंसर करिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमें, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 10 की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, एक्चुअली रिस्पॉन्स आने में टाइम लग जाता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला तो सही है कि डीवीडी में डेटा को संग्रहित करने के लिए एकल वलयित ट्रैक का प्रयोग किया जाता है, तो जो केंद्र से शुरू होकर के छोर की ओर बढ़ते हुए कार्य करता है। डीवीडी केवल पठनीय डिवाइस है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है, लेकिन आपका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 21 का आया हुआ है, 2021 का। द पेस ऑफ इंटरेक्शन इन द क्लासरूम कैन बी मैनेज इफेक्टिवली थ्रू, या कक्षा में
पारस्परिक क्रिया की गति को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गति मतलब जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है उसकी गति को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या और प्रभावकारी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 11 होगा कि कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गति को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। समझे गए अर्थों की व्याख्या करके, भाषा की जटिलता से, पुनरावृत्ति प्रतीकीकरण से या शब्दाडंबर से। 11th का ए आंसर किया है। हाँ जी, ए सही है। बाय इंटरप्रेटिंग अंडरस्टूड मीनिंग या फिर समझे गए अर्थों की व्याख्या करके हम क्या कर सकते हैं, पारस्परिक क्रिया की गति को प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो 11th का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 21 का ही आया हुआ है क्वेश्चन ये कि विच इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, कौन सा या भारत में स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, उसका नाम बताना है। नेशनल नॉलेज कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। विच इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, उसका नाम हमें बताना है। 2021 में आया हुआ प्रश्न है 11th का। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12th। क्वेश्चन नंबर है 12th। अब्दुल रब टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया गया है, अगर आप देखिए इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है विच इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन, ए ऑप्शन सही होगा। नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से जिसे हिंदी में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। Methods of social research are directly related to which of the following form from different perspective। सामाजिक अनुसंधान की विधियां निम्नलिखित में से किससे विभिन्न दृष्टियों से जुड़ी हुई हैं। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च की बात हो रही है। आर डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सोशल रियलिटी, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हो गए, सिमुलेशन हो गया या वर्चुअल रियलिटी हो गया। पूछा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान की जो विधियां होती हैं, ठीक है, सोशल साइंसेस की बात हो रही है, रिसर्चेस की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किससे विभिन्न दृष्टियों से संबंधित है या जुड़ी हुई है, सीधे डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है। ज्वाइन नहीं होता है, क्या दिक्कत हो जाती है। आंसर करिए। खुशी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, क्या आंसर किया आपने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका बी। 13 का आंसर है सोशल रियलिटी। ठीक है, हम सोशल किसकी बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या प्रयोगशाला, तो ये बेसिकली आप दूसरी ओर चले गए। हम यहाँ पर सामाजिक अनुसंधानों की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है गलत है सही है क्या है। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द सैंपल। साइज ऑफ द सैंपल, जो सैंपल साइज हम लोग लेते हैं रिसर्च करने के लिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत प्रासंगिक नहीं है।
मतलब इसका ध्यान नहीं रखा जाता है जो तत्कालिक चल रही हैं परिस्थितियां। दूसरा स्टेटमेंट है यूनिट वाइज एंड आइटम वाइज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग दिस सैंपल एरर, या प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार तथा वस्तु अनुसार का महत्व नहीं है। मतलब यहाँ पर यही कि जो भी सैंपल साइज या सैंपल हम लोग चुनते हैं ये उसके परिप्रेक्ष्य में ये बोला गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसको लेकर के गलत हैं या सही हैं ये बताना है। जो हम लोग सैंपल चुनते हैं अपने रिसर्च को करने के लिए उसमें उसके संबंधित ये दो बातें लिखी गई हैं, दोनों बातें सही हैं कि गलत हैं ये चीज हमें देखनी है। क्वेश्चन नंबर है 14, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो क्या सही हो जाएगा? सही बात तो ये है कि दोनों ही ये बातें अपनी जगहों पर गलत हैं। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। दोनों ही बातें गलत है, स्टेटमेंट वन एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। क्या कह रहा है? मतलब हमें अगर जब भी हम सैंपल साइज लेते हैं बेसिकली तो हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि नहीं रखना होता है लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब क्योंकि सैंपल साइज पर काफी कुछ टिका हुआ है ना कि हमारी अप्रोच, हम कितना अप्रोच कर पा रहे हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, बी ऑप्शन देखिए जिसने का भी है सही है 14। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन? लोक सेवा संचार या संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन से मापदंड हैं, या हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, या मापदंड की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पर्सनल बायस हो गया, आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन है, या प्रिसिशन है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया ऑफ, क्राइटेरिया पूछा गया ऑफ पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, कौन कौन से होंगे? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर है 15। फिफ्टीन का डी आंसर किया है, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। सॉरी, डी है 1, 4 एंड 5। 1, 4 एंड सही, जो इसका बेसिकली क्राइटेरिया है वो मैं देख बता रही हूँ। सही हो जाएगा आपका 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5। ठीक है, प्रिसिशन हो गया, कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो गया, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स हो गया। तो जो नहीं है वो पर्सनल बायस है और आइडियोलॉजिकल है इंक्लिनेशन। ये दो चीजें नहीं होंगी, मतलब निजी पूर्वाग्रह है और विचारधारा परक झुकाव या कुछ इस तरीके का। तो ये तीन बातें जो है इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती हैं जहां भी हम पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 एंड 5। ठीक, तो सी ऑप्शन देखिए जिसका भी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम टू एनहेंस द चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस? मतलब यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए, कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन प्रदान करती है। मतलब सही समय पर सही अमाउंट पर अगर हम किसी को सपोर्ट कर देते हैं बेसिकली, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा वो? स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, प्रोवाइडिंग सपोर्ट है, एडजस्टिंग है, या स्कीमा है? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका 16 का एक करेक्ट, हाँ जी, इसके फोल्डिंग जिसको कि मचान कहते हैं या इसके फोल्डिंग कहते हैं, जिसमें कि सही समय पर बच्चे को एक सही कह सकते हैं सपोर्ट देने वाली बात कही जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है 2023 का ही है। दो 2023 का ही ये क्वेश्चन है। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फोकसेस ऑन द नीड ऑफ द टीचर।
सेकंड है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फोकसेस ऑन कोलैबोरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट। मतलब ये है स्टेटमेंट 1 है अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित है। ठीक है, तो अधिगमकर्ता से का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लर्नर की बात हो रही है, तो लर्नर की डिपेंडेंसी की बात कहीं ना कहीं हो रही है, तो वो चीज हमें देखनी है। ठीक, बताइए 17 का डी आपने, डी क्या है? हालांकि ये दोनों ही जो ऑप्शन है ये गलत हैं। देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। दोनों ही ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिए हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ टीचर, तो पूरी तरह गलत है। मतलब नहीं है कि टीचर की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है उसकी अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फोकसेस ऑन कोलैबोरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो दोनों ही बातें जो है वो गलत लिखी गई है यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 1902। ठीक, 1902 में निम्नलिखित में से कौन से जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस थे वो देखने को मिलते थे या थे? रुड़की हो गया, सीबापुर हो गया, पूना हो गया, या पुणे हो गया, मद्रास हो गया, कौन से हो जाएंगे? 1902 में यहाँ पर बात हो रही है किसको लेकर के? Which of the following engineering colleges were there in India in the year 1902? 1902 में कौन से कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के या थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे? एटीन का आंसर है आपका, क्या किया है आपने आंसर? आंसर है आपका जो सही हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर रुड़की और मद्रास। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर ऑप्शन है आपका सी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 का ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो, आपको बताने हैं सही गलत। स्टेटमेंट 1 है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी वाज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1993। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटीई भी बोलते हैं, को वर्ष 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय बनाया गया था। एक स्टेटमेंट दूसरा है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप इन 1948 वाज हेडेड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। वर्ष 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों प्रश्न भी अलग अलग बन सकते हैं, दोनों सही हैं गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर, ये बताना है। क्वेश्चन आपका हो गया ये 19। क्वेश्चन नंबर हम लोग हैं 19 पर, बताएं 19 का ए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड करेक्ट, एक कोई इनकरेक्ट है, देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो सही जो ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जो डी ऑप्शन देखिएगा जिसका भी होगा सही होगा। क्या है, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी वाज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1993। जो सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा, ये वाला सही है ये गलत है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग की dimension of value and ethics must be focused upon to promote quality higher education। या गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यों और नैतिकता के निम्नलिखित में से किन मुख्य आयामों पर आवश्यक रूप से फोकस करना चाहिए, या किन आयामों को ध्यान में रखना चाहिए? अगर हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के। इसको हमने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है ताकि सारी चीजें दिख जाए कि उसमें एक ही फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 20 की।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग की डायमेंशन ऑफ वैल्यू एंड एथिक मस्ट बी फोकस्ड अपॉन प्रमोट क्वालिटी हायर एजुकेशन। अकाउंटेबिलिटी है, पार्टिसिपेशन है, इंटीग्रिटी है, कॉम्पिटेंस है या ट्रांसपेरेंसी है, क्या होना चाहिए हायर एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर रहे हैं। और ये प्रश्न है आपका 20वां। ट्वेंटी का डी, हाँ जी बिल्कुल सही है। सारी ही बातें हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी हम जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें उत्तरदायित्व भी है, सहभागिता भी, सत्यनिष्ठता भी, सक्षमता भी और पारदर्शिता भी आ जाएगा। ठीक है, अगली बात देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 21 23 का 2023 का ये क्वेश्चन है। देखिए, दो स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं। पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स डैमेज द लीवर, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है टॉक्सिक केमिकल्स दैट डैमेज द लीवर आर कॉल्ड हेमाटॉक्सिन्स, या कार्बन टेट्राक्लोराइड कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृत को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यकृत को क्षति पहुंचाने वाले विषैले रसायनों को रक्त विषकारी कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बताएं। बोर्ड का कलर चेंज कर दे। देखिए क्या ये सही दिख रहा है, अगर इस कलर में आपको सही लगे तो। जुल्फिकर, क्वेश्चन नंबर 17 सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, प्लीज रीचेक। ओके 20, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है अभी देख लेंगे। ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, क्या ये कलर आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है तो ग्रीन में ही हम चला करें, अगर ये सही दिख रहा है तो। 21 का ए, 21 का ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। सही जो होगा वो बेसिकली आपका पहला तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये जो डार्क कलर अभी इस वक्त है स्क्रीन का, क्या ये सही है, इसे मुझे कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सी ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा। क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स दैट डैमेजेस द लीवर आर कॉल्ड हेमेटोटॉक्सिन्स। नो, ओके, किसी को सही लग रहा है, किसी को सही नहीं लग रहा है, अब इसमें कैसे काम चलेगा। चलिए देखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगला कलर दूसरा लगा देंगे। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूजेस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, या निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था समकालिक संप्रेषण का प्रयोग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूजेस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है, स्काइप वीडियो कॉल है, फेसबुक चैट है, ईमेल है, मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट है और टेलीफोन कॉल है, क्या हो जाएगा सही। नहीं, ओके चलिए कलर चेंज कर देते हैं, सभी परेशान हो गए। चलिए बताइए, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूजेस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, स्काइप वीडियो कॉल है, फेसबुक चैट है, ईमेल है, मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट है या टेलीफोन कॉल है, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। 22 का बी, 1 2 4 5, 1 2 4 5, हाँ जी ईमेल नहीं है, उसके अलावा सारे ऑप्शन जो है वो सही
है। तो सही जो ऑप्शन है आपका 1 2 4 5 बी ऑप्शन देखिए सही होगा। ठीक है 22। अगला क्वेश्चन देखिए 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिलेटेड टू कैजुअलिटी, या निम्नलिखित में इसके किसका संबंध मुख्यतः कारणता से है या कारण से संबंधित है। मेजरमेंट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इंटरनल वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज टू कैजुअलिटी, बताइए। माप की वैधता, रचना वैधता, आंतरिक वैधता या बाह्य वैधता। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 23 के। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिलेटेड टू कैजुअलिटी। मेजरमेंट वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी है, इंटरनल वैलिडिटी है और एक्सटर्नल वैलिडिटी है। क्वेश्चन नंबर है 23। सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है सी ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। इंटरनल वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। When a researcher does not have control over the variables, he can only state what has happened or is happening. Such research is called. ऐसा रिसर्च क्या कहलाता है? जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता है ना। जब एक अनुसंधानकर्ता, कोई भी रिसर्चर है, उसका चरों पर नियंत्रण नहीं हो तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है। ऐसा अनुसंधान क्या कहलाता है? क्लिनिकल रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च अगेन डायग्नोस्टिक रिसर्च समझ लीजिएगा इसको, हालांकि बी ऑप्शन सही नहीं भी है। और सी है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च और इन फैक्ट रिसर्च। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 24 की। 24 का आंसर क्या है जुल्फिकर नसी, और एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च ही इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, कारण की जहां पर बात आ जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 23 का आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, इसको मैं मीडियम कर रही हूँ ताकि सही से दिखे। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉग्निटिव एजुकेशन स्ट्रेटेजीज फॉर हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट इन लर्नर्स, या अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षा की रणनीतियां हैं। अलग अलग दिया हुआ है। गाइडेंस, सपोर्ट एंड सोशलाइजेशन है, मॉडलिंग है, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग हो गया, मैग्निफिकेशन है, रिटेंशन है एंड एक्सप्लेनिंग है, आर्कुलेशन है, रिफ्लेक्शन है एंड एक्सप्लोरेशन है, मेमोराइजेशन है, रिहर्सल्स है एंड आइडेंटिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉग्निटिव एजुकेशन स्ट्रैटेजीज फॉर हायर ऑर्डर स्किल डेवलपमेंट इन लर्नर्स। किसकी बात हो रही है? संज्ञानात्मक शिक्षा रणनीतियों की बात हो रही है। तो कौन से सही हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर है ये 25, क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 25 की। 25 का ए आंसर किया है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ है। सेकंड एंड फोर्थ सी ऑप्शन देखिएगा सही होगा। सेकंड आपका है मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग है। फोर्थ आपका हो गया आर्कुलेशन है, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, और हिंदी में भी देख लीजिए, प्रतिरूपण है या मॉडलिंग जिसे कहते हैं, कोचिंग और मचान हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है आपका आर्टिकुलेशन या स्पष्ट प्रकटीकरण करना, प्रतिबिंबन करना और अन्वेषण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। 26 है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस वर्ष में भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी ये बताना है। 1990, 1978, 1985 एंड 1971। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या होगा इसका? In which year did the government of India establish the Department of Science and Technology? 1990, 1978, 1985 एंड 1971। क्या आंसर सही होगा इसका?
1978। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए 27 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE या NCIVE का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंटल कोर्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ वोकेशनल एनहेंसमेंट, बी है नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सी है नॉन गवर्नमेंटल काउंसिल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड डी है नेशनल कमीशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड वेटरनरी एजुकेशन। हमें बताना है NCIVE का फुल फॉर्म। जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका नॉन गवर्नमेंटल कोर्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ वोकेशनल एनहेंसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा शुरू किया गया? बाय डैश एंड इज अवेलेबल 24/7 थ्रू 34 DTH चैनल्स। यह स्वयं प्रभा एक शिक्षा अधिगम है जो प्रारंभ किया गया और 34 DTH चैनल के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध है। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो किसके द्वारा ये हुआ है? तो सही आंसर जो है, पिछले कई बार क्वेश्चंस में ये रिपीट भी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे हम, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अ लर्नर combines or modifies his previous schema according to his new experience. The process of combining or modifying existing schemas and arriving at new schemas is known as, क्या कहलाता है? एक अधिगमकर्ता अपने नए अनुभव के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को, अपने नए अधिगम के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या अशेधित करता है। विद्यमान योजनाओं को अशोधन और नई योजनाओं पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है, एडेप्टेशन कहा जाता है, या इक्विलिब्रियम कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर है 29 की हम बात कर रहे हैं। लर्नर 29 की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? अ लर्नर कंबाइंस और मॉडिफाइज हिज प्रीवियस स्कीमास अकॉर्डिंग टू हिज न्यू एक्सपीरियंस। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड अराइविंग एट न्यू स्कीमास इज नोन एज एडेप्टेशन या अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलित करना परिस्थिति या चीजों के साथ, जो नई सिचुएशन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वे रिसर्च इज द मेजर मेथड इन विच ऑफ फॉलोइंग। सर्वे रिसर्च की बात हो रही है, या सर्वेक्षण या सर्वे करना। ठीक है, रिसर्च इज अ मेजर मेथड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। तो सर्वे मेथड या सर्वेक्षण विधि की अगर बात करें तो किस विषय को लेकर के अप्रोप्रिएट होगा सर्वेक्षण विधि? फिजिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका जो होगा आंसर वो है सोशियोलॉजी। ठीक है, सर्वे रिसर्च की अगर बात करते हैं तो सर्वे रिसर्च जो है वो सोशियोलॉजी के लिए बेटर होगा, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड फिलोसफी के लिए नहीं होगा, केवल सोशियोलॉजी के लिए होगा। तो आज के लिए थोड़ा सा फटाफट भी क्लास करी है किसी रीजन से। कल फिर क्लास होगी 9 बजे से। इतने क्वेश्चन आज हमने कवर किए, अराउंड 30 क्वेश्चन थे। कल हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं 9 बजे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।